Hello नमस्कार, and लवली warm प्रोफेशनल welcome to विश्वविद्यालय की everyone ओर से। joining us today. I'm your host Dalvinder Kaur from Lovely Professional University. So let's dive into today's topic, Hindi language and technology. Before we proceed further, allow me to introduce the experts of the day. Dr. Brijendra Agnihotri, Associate Professor, School of Liberal and Creative Arts, Hindi Department, Lovely Professional University. Dr. Agnihotri has contributed extensively to Hindi literature through publications, seminars, and scholarly discourse. He continues to inspire students and readers alike with his passion for Hindi language, literature, and creative expressions. So now I would like to introduce Dr. Shailash Shukla in this webinar. Welcome, Dr. Shailash Shukla. He is writer and a journalist. He has over 250 plus publications to his credit, including poetry, research papers, and articles, along with the 20 edited and 5 authored books. He is the global principal editor of Sri Jan Australia, promoting Hindi in over 20 countries and more. Before we proceed further in today's session, I would like to request everyone for any questions you can write in the chat box or in the Q&A box, and same will be addressed from my side in the end of this webinar. Now I'm going to hand over this session to our experts, Dr. Brijendra Agnihotri and Dr. Shailash Shukla, and it would be an absolute delight to listen from them. Over to you both. थैंक यू मैम। नमस्कार, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सभी विद्वानों, विद्यार्थियों और तकनीकी व भाषाई अभिरुचि रखने वाले अतिथियों का इस विशेष संवाद में स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो 21वीं सदी के भारत के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, हिंदी भाषा और तकनीक। और इस विषय पर हमारे साथ संवाद हेतु उपस्थित हैं वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, पत्रकार, शोधकर्ता, लेखक, कवि और बहुआयामी व्यक्तित्व डॉक्टर शैलेश शुक्ला, जो इस विषय पर लिखी अनेक चर्चित पुस्तकों के लेखक हैं। इन्होंने तकनीकी और न्यू मीडिया पर शोध उपाधि अर्जित की है। डॉक्टर शैलेश शुक्ला जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अग्निहोत्री जी, और बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज आपने आपके साथियों और छात्रों के साथ बातचीत का अवसर दिया। मैं आभार प्रकट करता हूं आपके विश्वविद्यालय के प्रति भी, जिन्होंने आपके इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। पुनः हार्दिक आभार आपका। डॉक्टर शुक्ला, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा और तकनीक के आप विशेषज्ञ हैं और आपने इसी विषय पर एक पुस्तक भी लिखी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी, कि इस पुस्तक लिखने की आपकी प्रेरणा क्या रही? आप इसे लिखने की दिशा में कैसे प्रेरित हुए और आपके लिए यह विषय इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया? जी, बहुत ही सुंदर और सटीक प्रश्न डॉक्टर अग्निहोत्री जी। ये प्रश्न थोड़ा सा अनुमानित भी था, मुझे लगा कि शुरुआत शायद यहीं से होगी। वास्तव में ये पुस्तक मेरे लिए सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट नहीं रहा, सिर्फ बौद्धिक जो प्रक्रिया है वो नहीं रही, बल्कि पूरी की पूरी जो मेरे पिछले 25 वर्षों की यात्रा है, लगभग 2000 से, मेरे कॉलेज के ही समय से, उस पूरी यात्रा के दौरान मैंने जो भी सीखा हिंदी को लेकर, तकनीक को लेकर, उसी को मैंने इसमें पिछले 2 ढाई वर्षों में समेटने की कोशिश की। मेरी ये आत्मचिंतनशील शोध साधना और भाषा के प्रति जो एक लगाव रहा शुरू से ही, हालांकि मैं, इत्तेफाक की बात है कि कॉलेज के समय में इतिहास का टॉपर था, लेकिन क्योंकि मुझे भाषा पसंद रही और इसी में मैंने आगे करियर बनाना उचित समझा, उसी का परिणाम है ये पुस्तक, हिंदी और तकनीक। ये दोनों ही शब्द जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, ये एक समय तक विरोधाभासी प्रतीत होते रहे। आपको भी याद होगा, करीब 20-25 साल पहले तक ये माना जाता था कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं या हिंदी है, उनका और तकनीक का जो संबंध है वो लगभग विरोधाभासी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला, हमारे बहुत से वरिष्ठ साथियों ने, तकनीकी विशेषज्ञों ने, हिंदी प्रेमियों ने, उन सब ने मिलकर जो प्रयास किए, तो अब हम हिंदी और तकनीक को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखते हैं, एक
विरोधी के रूप में नहीं देखते इन दोनों को। हिंदी को भावों की भाषा, साहित्य की भाषा और संस्कृति की भाषा माना जाता रहा, जबकि तकनीक की जहाँ तक बात है उसको शुरू से ही एक बहुत ही नीरस, बहुत ही शुष्क, रूखा सा विषय जिसमें रुचि बहुत कम लोगों की होती है, ऐसा माना गया। लेकिन ये समय धीरे धीरे बदला और मैं पुनः उन सभी तकनीकी विशेषज्ञों को इस मामले में आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत मेहनत करके न सिर्फ हिंदी बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए तकनीक को उपलब्ध कराया, सुलभ कराया, सहज बनाया, सरल बनाया। और मेरे कुछ जो व्यक्तिगत अनुभव रहे इस बारे में, उसने भी इस मिथक को तोड़ने में पिछले 2.5 दशकों में काफ़ी योगदान दिया। मैंने पत्रकारिता की दिल्ली में लगभग 1 दशक तक, और आप भी स्वयं पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि शुरू में सिर्फ हमारे पास चाणक्य, कृतिदेव जैसे जो गैर यूनिकोड फॉन्ट होते थे, उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती थी। फिर 1 दशक के बाद मैं करीब 1.5 दशकों से केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। इस दौरान मैंने देखा कि जो हिंदी अधिकारी हैं या जो शिक्षक हैं, चाहे वो स्कूलों के हों या विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के या बाकी किसी संस्थान के स्टूडेंट्स हों, या फिर जो आम उपयोगकर्ता है भाषा को और तकनीक में इस्तेमाल करने वाला, उसके पास मार्गदर्शन की बहुत कमी रही है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, चीज़ें बहुत आसान है। मुझे ऐसा लगा कि मार्गदर्शन की कमी है, और उसी कमी को, उसी वैक्यूम को पूरा करने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास मेरी ये पुस्तक है, हिंदी भाषा और तकनीक। और जो भी साथी हिंदी और तकनीक को प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें ना ये सही पता होता है कि कीबोर्ड कौन सा है, क्योंकि कई तरह के कीबोर्ड आप जानते हैं। आप स्वयं 2 दशकों से एक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं कि कीबोर्ड 3 प्रकार के रहते हैं। ना लोगों को टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी है, ना ब्लॉगिंग से जुड़े हुए टूल्स के बारे में जानकारी है, और ना ही सोशल मीडिया पर बहुत ही प्रभावशाली तरीके से हिंदी को लिखने की जो विधियां हैं उनके बारे में जानकारी है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो या तो वो डरते हैं नई चीज को सीखने से, थोड़ी झिझक होती है, और या फिर वो अंग्रेजी पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं। इन्हीं सब पृष्ठभूमियों को लेकर इस पुस्तक की जो है नींव पड़ी, और ये उन सब के लिए है जो हिंदी को तकनीक से जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, या सोशल मीडिया, ई पब्लिशिंग, ब्लॉगिंग, अनुवाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी बहुत से लोग कहते हैं, जैसी आधुनिक तकनीकों में हिंदी की भूमिका पर आगे विमर्श करना चाहते हैं, उस दिशा में काम करना चाहते हैं। और ऐसे लोग जो हिंदी भाषा को डिजिटल युग में कैसे आत्मनिर्भर और समर्थ बनाया जाए, उस दिशा में काम करना चाहते हैं, उन सभी को केंद्र में रखकर ये पुस्तक तैयार की गई 2024 में। बहुत अच्छी बात, ये बहुत पुस्तक अच्छी बात आपने बताई कि डिजिटल युग में आज का समय सच में डिजिटल युग का ही चल रहा है। और जी तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप विस्तार से थोड़ा बताएं कि जो हिंदी भाषा है वो डिजिटल युग में कैसे प्रवेश कर रही है, और इसके पीछे की सामाजिक और तकनीकी परिस्थितियां क्या बताई, कैसे डिजिटल युग में जी हिंदी अपने आप को एडजस्ट करके चल रही है। और बहुत सारे दर्शक जी इससे अपरिचित हैं, बहुत सारे लोग हिंदी को वही पिछड़ी भाषा समझ के चल रहे हैं। तो आज का जो बिल्कुल डिजिटल युग है उसमें हिंदी भाषा कैसे पहुंच रही है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी। जी। ये भी बहुत रोचक और सबके लिए एक लाभकारी प्रश्न है आपने जो उठाया। बात केवल हिंदी की नहीं है, हम हिंदी के साथ साथ हमारी जो बहुत सी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं की बात करें या देश की सैकड़ों जो और बोलियां और क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन सबके साथ ये स्थिति लगभग एक जैसी है। आ, और अगर हम डिजिटल युग में प्रवेश की बात करें, विशेष रूप से हिंदी की, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एक बटन दबा और अचानक से हिंदी जो है डिजिटल युग में प्रवेश कर गई। ये एक बहुत ही, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसके पीछे बहुत से जो अनुसंधानकर्ता लोग हैं, तकनीकी विशेषज्ञ लोग हैं, उन्होंने प्रयास किए, और ये एक क्रमिक और संघर्षपूर्ण लेकिन उत्साहजनक प्रक्रिया रही। प्रारंभिक रूप में जब भारत में इंटरनेट आया,
2000 से पहले करीब 1995 से और 2000 के बीच की जो बात है, तब तक डिजिटल माध्यम अधिकांशतः अंग्रेजी में ही केंद्रित थे। और ये पूरे विश्व की बात है, केवल भारत की नहीं। अधिकांश वेबसाइट, सर्च इंजन, ब्राउजर, सॉफ्टवेयर अंग्रेजी को ही प्राथमिकता देते थे, अंग्रेजी में ही डेवलप किए जाते थे। ऐसे में हिंदी एक और अपनी लिपि की समस्याओं और दूसरी ओर तकनीकी अज्ञानता, इन दोनों चीजों से निरंतर संघर्ष होता रहा। एक तो हिंदी में काम करना मुश्किल था, दूसरे हिंदी में काम करने वाले लोग तकनीक से थोड़ा सा दूर थे, जो दूरी धीरे धीरे अब घट रही है। एक और समस्या जो इसमें रही, इस विकास के क्रम में डिजिटल युग में प्रवेश करने में, वो रही फॉन्ट की समस्या। 1990 के दशक की बात करें, खासतौर पे उसके उत्तरार्ध की, और वर्ष 2000 या जो पूरा दशक है उसके प्रारंभ की, तो हिंदी केवल कृतिदेव, चाणक्य जैसे जो गैर यूनिकोड फॉन्ट्स हैं उन्हीं में लिखी जाती थी। और इनमें लिखे गए दस्तावेजों की सबसे बड़ी समस्या ये होती थी डॉक्टर अग्निहोत्री जी की, आप भी जानते हैं, आपने अनुभव किया है कि एक कंप्यूटर पर काम करने के बाद यदि उसको ईमेल के माध्यम से या पेन ड्राइव के माध्यम से किसी दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता था, तो बहुत से मामलों में या कहें अधिकांश मामलों में जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं, वो विकृत हो जाते थे और स्पष्ट नहीं होते थे, पठनीय नहीं होते थे। और ये जो समस्या है, इससे हिंदी उपयोगकर्ता जो शुरू भी करते थे हिंदी में लिखना, उनको काफी समस्या होती थी, निराशा होती थी, और वो हतोत्साहित होके वापस रोमन में चले जाते थे, या तो फिर अंग्रेजी में ही लिखते थे, या रोमन लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी जो है उसका प्रयोग करते थे। लेकिन एक सबसे बड़ी क्रांतिकारी जो घटना है वो वर्ष 2005 में हुई, जब यूनिकोड का आगमन हुआ दुनिया में। और यूनिकोड एक मानकीकृत फॉन्ट प्रणाली है, जो कि किसी भी सिस्टम पर, किसी भी कंप्यूटर पर, किसी भी मोबाइल पर, किसी भी टैबलेट पर, या किसी भी जो डिवाइस है उस पे एक ही तरह से समान रूप से जो है वो दिखती है। जिस तरह से हम काम करते हैं उसको जहां कहीं भी हम शेयर करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उसी रूप में दिखेगी जिस रूप से हमने उसको तैयार किया। फिर धीरे धीरे उसके साथ साथ गूगल इनपुट टूल्स, आप जानते ही हैं, क्विल पैड एक जो है ऑनलाइन माध्यम था, अभी भी है, गूगल ट्रांसलेट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी हिंदी समर्थन जैसी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हुई। और ये जो उपलब्धता है, ये जो सुविधाएं हैं, इस पूरी की पूरी सुविधा ने हिंदी को डिजिटल युग के प्रवेश में बहुत तेजी से मदद की। एक प्रश्न ये भी था कि हिंदी का डिजिटल मंचों पर जो प्रयोग है, उपयोग है, वो किस तरीके से बढ़े। और इस दिशा में वर्ष 2000 से लेके 2010 के बीच में बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए, और क्योंकि शुरुआत थी तो बहुत तेजी से वो बढ़े भी, चाहे वो फेसबुक हो, या फेसबुक पे पहले ही गूगल का ऑर्कुट आया था, अगर आपको ध्यान हो तो, हालांकि वो बंद कर दिया गया बाद में। सोशल मीडिया का आगमन जो है वो बहुत ही निर्णायक सिद्ध हुआ इस दिशा में। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे मंचों ने 2010 के बाद में हिंदी में पोस्ट करने की और वीडियो, टिप्पणियां, ये सब डालने की सुविधा दी। इसके बाद आम नागरिक जो कि हिंदी का प्रयोक्ता है, वो डिजिटल युग से अपने आप को जोड़कर उसमें कंट्रीब्यूट करने लगा, लिखने लगा, वीडियो बनाने लगा, ऑडियो बनाने लगा, इमेज के रूप में, मतलब टेक्स्ट को आपने जितने भी आपने प्रारूपों में बदला बहुत जा सकता है वो सब उसने शुरू किया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हिंदी जो है डिजिटल युग में ना सिर्फ प्रवेश हुआ, बल्कि आज हम देखते हैं कि हिंदी का कंटेंट दुनिया की सभी भाषाओं की तुलना में बहुत तेजी से डिजिटल मीडिया पे बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर अग्निहोत्री बहुत जी। ज्ञानवर्धक जानकारियां आपने डिजिटल युग से संबंधित दी। लेकिन जैसा आपने कहा कि डिजिटल युग की अगर बात करें तो सच बात है, बिना सोशल मीडिया को अ, अलग करके हम इसे नहीं देख सकते हैं। तो मैं ये बिल्कुल। जानना चाहता हूँ कि डिजिटल जो हिंदी भाषा है वो आज के समय में डिजिटल युग में सोशल मीडिया के साथ उसके अंतर संबंधों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करें। सो, सोशल मीडिया और जो हिंदी है या तकनीक है, आ, मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि सोशल मीडिया का योगदान हिंदी को या क्षेत्रीय भाषाओं को या विश्व की जो अंग्रेजी से इतर और भाषाएं हैं उन सबको आगे बढ़ाने में डिजिटल मंचों पे उसका बहुत योगदान रहा। हम क्योंकि हिंदी को लेकर बात करें, सिर्फ हिंदी की यहाँ पे अगर बात करें तो मैंने अपनी पुस्तक में भी एक अध्याय जो है इसी विषय पर
रखा है सोशल मीडिया और उस पर हिंदी में। इसकी अगर शुरुआत की बात करें, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न के उत्तर में चर्चा की कि गूगल का ऑर्कुट नाम का एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म था जो कि बाद में बंद हुआ। ऑर्कुट, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पर देवनागरी लिपि में लिखना बहुत मुश्किल था प्रारंभ में। पोस्ट, कमेंट, प्रोफाइल, ये सब कुछ जो है या तो अंग्रेजी में ही होते थे, और अगर हिंदी में भी होते थे तो उसको हम रोमन लिपि में ही कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब तकनीकी कंपनियों को या सोशल मीडिया कंपनियों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें खुद भी अगर अपना विकास करना है तो अपने मंचों को उन्हें इस तरह से विकसित करना होगा कि हिंदी सहित जो विश्व की और बहुत सी भाषाएं हैं उनमें भी काम करने की सुविधा दी जाए। और उनकी इस जागरूकता ने क्षेत्रीय भाषाओं, हिंदी और बहुत सी भाषाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ाने में मदद की। हिंदी के लिए इंटरफेस डेवलप किए गए, हिंदी के फॉन्ट डेवलप हुए, उन फॉन्ट्स का सोशल मीडिया में सपोर्ट विकसित किया गया, और साथ ही हिंदी का जो कीबोर्ड है, विशेष रूप से जो यूनिकोड के दो जो कीबोर्ड है, एक फोनेटिक का और एक इंस्क्रिप्ट का, इन दोनों का विकास किया गया। और धीरे धीरे जो है हम इस यात्रा में, सोशल मीडिया की यात्रा में आगे बढ़े। आज स्थिति ये है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब या और जो दर्जनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब पर हम हिंदी न केवल भाषा के रूप में बल्कि एक संवाद के सशक्त माध्यम के रूप में उसका प्रयोग कर रहे हैं, और निरंतर वो प्रयोग बढ़ भी रहा है। हम देख रहे हैं कि इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन है या पहुंच है देश में, वो भी तेजी से बढ़ी है। इसने भी सोशल मीडिया को आगे ले जाने में और साथ ही हिंदी को सोशल मीडिया में आगे ले जाने में बहुत मदद की है। सोशल मीडिया के संदर्भ में एक और जरूरी बात यह है कि कंटेंट निर्माण की एक बहुत बड़ी क्रांति का हम गवाह बन मैं रहे हैं। आपसे इसी हम बारे में ये भी कहना चाहता था कि आप थोड़ा-सा कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल भी दें जिससे जो हमारे दर्शक हैं, वह जी देख करके पोस्ट किस तरह से क्रिएट करें जिससे उनकी रीच अधिक बढ़े। क्योंकि हिंदी वालों के पास एक जी समस्या ये भी खड़ी होती है कि उन्होंने पोस्ट डाली है, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट डाली तो उन्होंने पोस्ट जैसे ही डाली वैसे ही उनका वो हो जाता है ना? रीच उनकी जी उड़ जी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ, थोड़ा-सा ये बहुत ज़रूरी मामला है, क्योंकि जो भी लेखक है या जो भी कंटेंट को प्रोड्यूस कर रहा है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो, टेक्स्ट में हो, इमेज में हो, एनिमेशन हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, उसको सिर्फ तैयार कर लेना काफ़ी नहीं है। अ, हर तैयार करने वाला जो भी उत्पादक है टेक्स्ट का अलग-अलग रूप में, वो ये चाहता है कि उसके द्वारा जो भी लिखा गया, बोला गया, अपलोड किया गया, उसको अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुँचे। इस दिशा में एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का एक मूलभूत ज्ञान, मैं दक्षता की बात नहीं कर रहा हूँ, मूलभूत ज्ञान होना ज़रूरी है। और मूलभूत ज्ञान में ये ज़रूरी है कि जब हम कोई भी पोस्ट करते हैं, तो उसमें कौन से ज़रूरी शब्द हैं, कौन से टैग हमें लगाने हैं, किस तरीके के हैशटैग का हमें इस्तेमाल करना है, किन-किन शब्दों का प्रयोग हमें करना है, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की प्रक्रिया का पालन करते हुए जब कोई दर्शक या श्रोता या उपयोगकर्ता गूगल पे सर्च करे या किसी भी और दूसरे सर्च इंजन पे सर्च करे, तो हमारी जो पोस्ट है वो ऊपर दिखाई दे। और इंटरनेट की जो एल्गोरिदम है वो उनका उनको समझना थोड़ा सा जरूरी है। ऐसा बहुत बार होता है कि आधे घंटे में किसी, आप यूट्यूब पे देखेंगे कि आधे ही घंटे में किसी की पोस्ट को या वीडियोस को लाखों बार देख लिया जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उससे कहीं अच्छे गुणवत्तापूर्ण वीडियो होते हैं जिनको कुछ 100 दर्शक या श्रोता भी नहीं मिलते। तो इसमें मैं संक्षेप में पुनः यही कहूंगा कि एसईओ के बारे में मूलभूत जानकारी होने से जो हिंदी के प्रयोक्ता हैं वो सोशल मीडिया पे अपनी पहुंच को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी कि एसईओ की जानकारी होनी, मूलभूत जानकारी तो होनी ही चाहिए, उसके बिना हम रीच नहीं बढ़ा बिल्कुल। सकते। अच्छा, आज के जी समय में एक और हिंदी को लेकर के प्रश्न अक्सर खड़ा होता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेके, आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो मैंने जी आपकी ये पुस्तक भी देखी थी, उसमें भी आपने इसके बारे में जिक्र किया था कि हिंदी भाषा के क्षेत्र में
किस तरह से हम जी एआई का यूज करें। तो थोड़ा सा जी इसके बारे में जानकारी अगर देंगे तो अच्छा रहेगा और उसका उपयोग हमारे बिल्कुल दर्शक अच्छे से उठा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका ये जो प्रश्न है ये बहुत ही सामयिक है। और पिछले 2-3 वर्षों में हम देख रहे हैं कि हालांकि एआई या कृत्रिम मेधा कोई नई चीज नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में इस एक ये बजवर्ड बना हुआ है, जगह जगह इसकी चर्चा हो रही है। विशेष रूप से 2023 के बिल्कुल उत्तरार्ध से, नवंबर दिसंबर के महीने से, जब चैट जीपीटी जैसा जो जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है, उसके बाद बहुत सारे आए। डीप सेक है, ब्लैक बॉक्स है, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। और दूसरी चीज, ये कृत्रिम मेधा या जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं लोग, इसका संबंध पहले लोग केवल विज्ञान से, रोबोटिक्स से या डेटा प्रोसेसिंग से ही मानते थे। अब ये उतना सीमित नहीं रहा। अब ये भाषाओं, विशेष रूप से हिंदी जैसी विश्व की जो प्रमुख भाषाएं हैं, उनको लेकर ये गंभीर परिवर्तन ला रहा है। और भाषाओं को लेकर एआई का क्रांतिकारी जो है प्रयोग, बहुत उपयोगी प्रयोग किया जा रहा है। इनके बीच का जो संबंध है, एक एआई की दुनिया में या तकनीक की दुनिया में एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम एनएलपी या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। बहुत आसानी से समझें हम, विशेष रूप से छात्र लोग अगर इसको आसानी से समझें, तो एनएलपी एआई की वो शाखा है जो मानव भाषा को मशीन के लिए, जो हमारे कंप्यूटर हैं, उनको समझने योग्य बनाती है। और वो इस भाषा को समझते हैं, जो हमारी मशीनें हैं, और समझने के बाद हम उस पे वॉइस कमांड दे सकते हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट में बोलकर टाइप करने का प्रयोग किया होगा। आपके पास जो मोबाइल है उसमें भी बोलकर वॉइस टू टेक्स्ट की सुविधा है। ये सब एनएलपी का परिणाम है। अनुवाद करने की बात हो गई, या चैटबॉट्स बहुत सारे चल रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में भी चैटबॉट्स का प्रयोग किया जा रहा है। ऑटोमेटिक टेक्स्ट जनरेशन की बात है, स्पीच टू टेक्स्ट की बात है, या फिर टेक्स्ट टू स्पीच की बात है। आप यदि वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, क्लिपचैम जैसे और बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें आप सिर्फ लिख देंगे अपनी बात को, और वहां पर जो एआई उनका टूल है, वो आपकी लिखी हुई बात को वॉइस में कन्वर्ट कर देगा, आवाज में, ध्वनि में कन्वर्ट कर देगा। और उसमें भी आपके पास बहुत से विकल्प रहते हैं कि आपको महिला की आवाज में चाहिए या पुरुष की आवाज में चाहिए। वहां पे भाषाएं चुनने का भी आपके पास अवसर होता है, विकल्प होता है। आप अंग्रेजी में, हिंदी में, विश्व की बहुत सी प्रमुख भाषाओं में जो है अपने टेक्स्ट को पोस्ट कर सकते हैं। और उन भाषाओं के जो मूल प्रयोक्ता हैं, जो ओरिजिनल स्पीकर्स हैं, जिनकी मातृभाषा है, वो उसमें जो है उनकी आवाज में टेक्स्ट को परिवर्तित कर दिया जाता है। अब जब हम एआई और भाषा के संबंध की बात करते हैं, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जब शुरुआत हुई तब बहुत सी सुविधाएं केवल अंग्रेजी के लिए थी, तो हिंदी उपयोगकर्ता इससे वंचित रह गए। लेकिन धीरे धीरे कंपनियों को भी समझ में आया कि हम अंग्रेजी से इतर और जो दुनिया की भाषाएं हैं उनमें भी अगर सुविधा दें, तो हमारे प्लेटफॉर्म, यानी जो कंपनियां हैं उनके प्लेटफॉर्म का प्रयोग, उनकी उनकी मशीनों का उपयोग, उनके सॉफ्टवेयर्स का जो उपयोग है वो ज्यादा बढ़ेगा। और परिणाम ये हुआ कि अब जो कृत्रिम मेधा है, उसके भारत के उन्मुख विकास के कारणों में हिंदी में भी लगातार प्रगति हो रही है, एआई का साथ लेके। और कुछ और महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो मैंने पुस्तक में भी चर्चा की, और मैं यहाँ विशेष रूप से हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं श्रोता, उनके साथ चर्चा करना चाहूंगा कि जो जरूरी टूल्स हैं जिनका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है, वो है गूगल असिस्टेंट, जो कि हिंदी में सपोर्ट करता है, आपने भी प्रयोग किया होगा। एलेक्सा है, वो भी हिंदी में काम करता है। स्पीच टू टेक्स्ट की बात हमने की, माइक्रोसॉफ्ट भी ये सुविधा देता है। और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है। टेक्स्ट टू स्पीच की जहाँ तक बात है, बहुत से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ये सुविधा उपलब्ध है। जैसे हमने चर्चा की, क्लिपचैम्प में भी है। मैं क्लिपचैम्प इस्तेमाल करता हूँ, तो उसका उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ। चैटबॉट्स, बहुत सारे सरकारी गैर सरकारी जो पोर्टल्स हैं, वहाँ चैटबॉट्स का प्रयोग किया जा रहा है। हम लोग भी जब वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो नीचे अक्सर दाईं तरफ जो है एक पॉपअप उभर के आ जाता है कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। चाहे वो रेलवे का हो, वो लिख के आता है, आई एम दिव्या, हाउ कैन आई हेल्प यू।
इस तरीके से सभी बैंकों के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे चैटबॉट्स लगाए गए हैं। ऑटो ट्रांसलेशन की अगर बात करें, वो स्वतः हो रहा है एक भाषा से। आप गूगल पे अगर आप हिंदी में सर्च करेंगे तो आपके द्वारा चाही गई जानकारी चाहे दुनिया की किसी भी भाषा में हो, लेकिन गूगल उसको स्वतः हिंदी में अनुवाद करके आपके सामने प्रस्तुत करता है। वो एक अलग विषय है कि उसमें जो शुद्धता की बात है या बिल्कुल सटीकता की बात है वो कितने प्रतिशत होती है। थोड़ी बहुत त्रुटियां निश्चित रूप से मशीन मशीन है, और मानवीय दखल को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबटाइटलिंग की बात है, आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे तो जो ऑडियो चल रहा है वीडियो में, उस ऑडियो की स्वतः सबटाइटलिंग होती रहती है। आपको भाषा चुननी है और जिस भाषा में आप चाहेंगे उस भाषा में वो सबटाइटल मिलता रहेगा आपको। एआई लेखन टूल्स बहुत सारे आ गए हैं जिसमें आप अपने विचारों को डाल के या आप आपने कोई भी टेक्स्ट डाला, उसकी भाषा को सुधारने का काम, उसकी वर्तनी को सुधारने का काम एआई टूल्स जो हैं वो बहुत तेजी से कर रहे हैं। और इससे संपादकों को, आपको, आपके जैसे हमारे जैसे लोगों को काफी मदद मिलती है भाषा सुधारने में मशीन की मदद से। शैक्षणिक और प्रशासनिक उपयोगों की अगर बात करें, हम देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में है। एआई से शैक्षणिक संस्थानों को एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि वो भाषा संबंधी कार्य जैसे उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन या कुछ जो बड़ी सामग्री है, बड़ा कंटेंट है, उसके लिए सारांश का लेखन, ऑनलाइन शिक्षण सामग्री जिसको हम लर्निंग मटेरियल कहते हैं, एलएमएस कहते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो पूरा तैयार किया जाता है, उन सबको तैयार करने में भी एआई बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। सरकारी क्षेत्र में बात करें तो राजभाषा विभाग में कंठस्थ जैसे अनुवादक टूल का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर की हमने बात की। मल्टीलिंगुअल डेटा का विकास हो रहा है क्योंकि अनुवाद करना बहुत आसान हुआ है। आप अपनी वेबसाइट पे मल्टीलिंगुअल फैसिलिटी लगा देंगे तो विश्व की बहुत सी भाषाओं में एक ही बार टाइप किया हुआ या तैयार किया कंटेंट दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी और बहुत सी दुनिया की भाषाओं को सोशल मीडिया पे और हर तरीके से प्रचारित प्रसारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। एक छोटा सा अनुभव मैं अपना शेयर करूंगा कि आप भी यूज करते होंगे गूगल असिस्टेंट या भाषिणी जैसे जो टूल्स हैं, और इसमें हम देखते हैं कि एआई हमारी भाषा में निश्चित रूप से काम कर सकता है। सिर्फ इस चीज की जरूरत है कि हम उसको ट्रेनिंग के लिए, एआई टूल्स की ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में उसको डेटा दें, उसके संदर्भ को समझाएं, क्योंकि हर भाषा के शब्दों के संदर्भ के हिसाब से अर्थ बदलते हैं। आप खुद भाषा कर्मी हैं, भाषा शिक्षक हैं, इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि संदर्भ के बिना किसी शब्द का कोई भी अर्थ निकालना अनर्थ अक्सर पैदा कर देता है। कई बार एक ही वाक्य के अलग अलग संदर्भों में, एक पूरे के पूरे वाक्य के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगा कि हम विद्यार्थियों और अपने श्रोताओं के साथ एआई बहुत को अच्छी लेकर जानकारियाँ, और हिंदी को बहुत लेकर। अच्छी जानकारियाँ साझा की। जो हिंदी से जुड़े हुए जी लोग हैं, तकनीकी में काम करना चाहते हैं, ये उनके लिए लाभकारी होंगे। जी तो डॉक्टर शुक्ला जी, आप, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में भी काम किया। इसके बाद डिजिटल जी मीडिया में भी आप लगातार सक्रिय हैं। तो आप मुझे जी थोड़ा-सा बताएँगे कि आज के समय में जो डिजिटल मीडिया में ख़ास करके वेब पत्रकारिता है, ब्लॉगिंग है, इनमें हम्म काम करके क्या हिंदी भाषी लोगों के लिए कुछ रोज़गार की संभावना है? कुछ इसको जोड़ते हुए अगर ये विस्तार से बताएँ तो अच्छा लगेगा। जी, मुझे लगता है एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में अब तक के सभी प्रश्नों में मेरे विचार से सबसे उपयोगी प्रश्न यही है, जो कि विश्वविद्यालय का जो हमारा टारगेट ग्रुप होता है, जो हमारा लक्ष्य है, हमारे विद्यार्थी, पूरी की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो विद्यार्थियों पर केंद्रित है। और विशेष रूप से इस बात पर कि हमारे पास पढ़कर विद्यार्थी अपने जीवन में रोजगार कहाँ कहाँ प्राप्त कर सकता है, और हमारी पढ़ाई या जो भी वो पढ़ रहा है उसको रोजगार पाने में कैसे मदद कर सकती है। इस दिशा में आपका प्रश्न निश्चित रूप से अत्यंत उपयोगी है। और इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने पत्रकारिता प्रिंट मीडिया में काम किया। मैंने
थोड़ा बहुत समय रेडियो को भी दिया। फिर उसके बाद वेब मीडिया में भी मैंने काफ़ी समय दिया, विशेष रूप से दिल्ली की जो प्रिंट पत्रकारिता है उसको छोड़ने के बाद जब मैं सिक्किम, कर्नाटक या देश के अन्य भागों में जाके मैंने काम किया, तब वेब मीडिया पे काम करने का अवसर मिला, या ये कहें कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उस दिशा में बढ़ते हुए हमें लगा कि ये सहज और सुलभ रूप से उपलब्ध है, तो मैंने इन दोनों ही माध्यमों में लेखन किया और अनुभव किया कि डिजिटल लेखन ने हिंदी भाषा के परिदृश्य को धीरे धीरे ही सही लेकिन निरंतर बदला है और सकारात्मक रूप से बदला है। जहाँ तक रोजगार की बात है तो रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। रोजगार हिंदी और तकनीक को सीख कर जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे साथी हैं, या ऐसे भी लोग जो किसी और पेशे में हैं और चाह रहे हैं कि हम अपना पेशा बदलें, वो अगर हिंदी और तकनीक या अपनी कोई भी और भाषा और तकनीक को लेकर वो करना चाहें तो न सिर्फ वो रोजगार पा सकते हैं बल्कि स्वरोजगार के भी बहुत से अवसर हैं। मेरे बहुत से साथी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी न सिर्फ निजी बल्कि सरकारी नौकरियां छोड़कर वो स्वयं कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं और उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ के स्वरोजगार का तरीका अपनाया। उनमें से कुछ तरीके जो है जो हो सकते हैं वो मैं बहुत संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास समय जो है वो सीमित है और दर्शकों के पास भी, हमारे पास भी। एक ब्लॉगिंग जो कि पिछले 20 वर्षों से बहुत तेजी से आय का साधन बन रही है। ब्लॉगिंग वो माध्यम है जिसमें लेखक बिना किसी संपादकीय दखल के या अड़चन के अपने विचार, अपनी रचनाएं, समीक्षाएं, यात्रा वृत्तांत, कविताएं, समसामयिक विषयों पर उसकी टिप्पणी, इन सबको स्वतंत्र रूप से न सिर्फ लिख सकता है बल्कि ऑडियो, वीडियो, इमेज, एनिमेशन किसी भी रूप में उसको वो पोस्ट कर सकता है। और जाहिर सी बात है जो उसके पाठकों और श्रोताओं की रुचि की या विशेषज्ञता वाली सामग्री होगी उसको बहुत ज्यादा पाठक मिलते हैं, श्रोता मिलते हैं। बहुत से सफल जो ऑनलाइन ब्लॉग हैं उनको आप जानते होंगे, या वेब वीडियो ब्लॉग्स हैं जिनको वी ब्लॉग्स भी कहा जाता है, यूट्यूब पर या अलग अलग वेबसाइट पे। लल्लन टॉप इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है वीडियो ब्लॉग्स का, जो कि बहुत छोटे से उपक्रम के रूप में शुरू होके अब बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। द्विवेदी जी ने, आप परिचित ही हैं। हिंदी ब्लॉगिंग के विकास की अगर बात करें तो वर्ष 2006 और 8 के बीच में जब आपने और हमने हिंदी ब्लॉगिंग को देखना शुरू किया, शुरुआती जो कुछ प्रसिद्ध ब्लॉग थे जैसे नारद, चिट्ठा जगत, या 9211 आलोक जी का जो ब्लॉग है, ऐसे जो ब्लॉग हैं उनसे शुरुआत हुई। बहुत सारी चुनौतियां थी हिंदी में काम करने को लेकर। मैंने खुद भी उसके कुछ वर्षों बाद 2008-9 से मैंने भी शुरू किया, और भाषा और तकनीक या राजभाषा संवाद या पोएट शैलेश शुक्ला, ऐसे बहुत सारे ब्लॉग जो हैं, करीब 2 दर्जन ब्लॉग जो है मैंने शुरू किए और अलग अलग विषयों पर शुरू किए। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आय प्राप्त करने में आपके ब्लॉग पर, मैं फिर से कहूंगा कि एसईओ की मूलभूत जानकारी यदि हमारे पाठकों को, हमारे जो नए सीखने वाले साथी हैं उनको है, तो उनके ब्लॉग पर जो ट्रैफिक है यानी श्रोताओं और पाठकों की जो संख्या है वो जितनी ज्यादा आएगी उतना ज्यादा उनको जो है एडसेंस के माध्यम से, गूगल एडसेंस के माध्यम से एडवर्टीजमेंट मिल सकता है। उसके अलावा वो स्वयं भी दूसरी जो कंपनियां हैं या जो संस्थाएं हैं उनके ऐड अपने पेज पर, अपने ब्लॉग पर, अपनी वेबसाइट पे चला सकते हैं, जिससे कि आमदनी हो सकती है और एक स्वरोजगार का बहुत अच्छा सम्मानजनक रास्ता खुलता है। जहां तक पुस्तक में इस विषय पर चर्चा की बात है तो मैं बताना चाहूंगा कि इस पुस्तक में बहुत संक्षेप में और बहुत जो जरूरी स्टेप्स हैं वो सारे बताए गए हैं कि ब्लॉग कैसे बनाएं, गूगल इनपुट टूल से हिंदी में टाइपिंग कैसे करें, ब्लॉग थीम और डिजाइन विकल्प का चुनाव कैसे किया जाए, प्रभावी कंटेंट रणनीति और
बेसिक जो एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसको कैसे सीखा जाए, कैसे उसका प्रयोग किया जाए, अपने ब्लॉग और वेबसाइट के प्रचार के लिए कौन कौन सी सोशल मीडिया रणनीतियों को अपनाया जाए और ब्लॉग से कमाई कैसे की जाए, इन सब जो पहलू हैं उन पर चर्चा की गई है। एक और चीज जो जब हम बात करते हैं आमदनी की, तो डिजिटल लेखन और वेब पत्रकारिता में रोजगार के और स्वरोजगार के बहुत से अवसर हैं। चाहे आप फेसबुक पर साहित्यिक या समाचार आधारित पेज बना सकते हैं, यूट्यूब पर आप अपनी प्रस्तुति कविताओं से लेकर समाचार, विचार या पॉडकास्ट के माध्यम से काम कर सकते हैं। ऑनलाइन जो बहुत सी पत्रिकाएं, न्यू मीडिया सृजन संसार ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा बहुत सी पत्रिकाएं चलाई जा रही हैं, जैसे सृजन ऑस्ट्रेलिया, सृजन मॉरिशस, सृजन मलेशिया, सृजन अमेरिका, सृजन यूरोप, थाईलैंड, या हिंदी वर्धा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो वर्धा में है, उनकी वेबसाइट है हिंदी समय, उसके लिए लेखन कर सकते हैं। समालोचन, जानकी पुल, साहित्य कुंज कनाडा से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, न्यूजीलैंड से भारत दर्शन, यूके से पुरवाई, अनुभूति, जनकृति, मधुराक्षर, कविता कोश, गद्य कोश, रेखता, ऐसी बहुत सारी वेब पत्रिकाएं हैं जिनके माध्यम से लेखन किया जा सकता है, अपने लेखन को प्रचारित प्रसारित किया जा सकता है और उसके आधार पर आय प्राप्त की जा सकती है, आय का सृजन किया जा सकता है। पॉडकास्टिंग पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही लोकप्रिय विधा के रूप में डिजिटल मीडिया में सामने आया है, जिसमें आमदनी हो सकती है। आरजे रौनक को आप जानते हैं, ऋचा अनिरुद्ध को आप लोग जानते होंगे, बहुत ऐसे सैकड़ों बहुत सारे जो पॉडकास्टर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं, अकेले भी बनाते हैं, दूसरे लोगों को शामिल करके, विद्वानों को, विशेषज्ञों को शामिल करके भी वीडियोस बनाते हैं और उन वीडियोस को लोग देखते हैं, प्रचार प्रसार होता है और जाहिर सी बात है प्रचार प्रसार के साथ साथ पीछे पीछे आमदनी भी मिलती है। जी, हम जी। बात करें, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत अगर सारी, मैं बिल्कुल आपके शब्दों में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हिंदी अब केवल कहने की नहीं, कमाने की भाषा बन सकती है, बशर्ते हम उसमें तकनीक जोड़ दें। ये आपका ही बिल्कुल बिल्कुल कथन है। मैं बिल्कुल सही, आपके माध्यम से ये कहना चाहूँ बस एक चीज़, चूँकि हमारे पास जिज्ञासाएँ तो ढेर सारी हैं, लेकिन बिल्कुल समय बिल्कुल, अभाव है, तो उसको ध्यान में रखते ठीक है, हुए मैं एक छोटा-सा प्रश्न, छोटी-सी जिज्ञासा आपके सामने और रखूँगा। आप जी हमेशा अपने व्याख्यानों में, पत्रों में, पुस्तकों में जब डिजिटल तकनीक की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, तो आप व्यावहारिक प्रशिक्षण की भी चर्चा करते हैं कि बिल्कुल व्यावहारिक सही बात, प्रशिक्षण ज़रूर लेना चाहिए। तो आप क्या बहुत बताएँगे कि जरूरी, हिंदी के शिक्षक और हिंदी के विद्यार्थी तकनीक क्यों सीखें? उसके महत्व पे अगर प्रकाश डालेंगे, तो शायद हम लोग और आगे बढ़ पाएँगे। बिल्कुल ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है और मैं पिछले 2 ढाई दशकों से ये बात लगातार कह रहा हूँ कि हमारे विश्वविद्यालयों के जो भाषा विभाग हैं, वो भाषा विभाग ना होके सिर्फ साहित्य विभाग बने हुए हैं। अधिकांशतः सिर्फ साहित्य पढ़ा रहे हैं और आप भी जानते हैं साहित्य पढ़कर अपनी समझ विकसित की जा सकती है, अपना विकास किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा, बहुत ज्यादा रोजगार का सृजन करना है, तो जो ये हिंदी साहित्य विभाग बने हुए हैं, इनको वास्तव में भाषा विभाग बनाने की आवश्यकता है और हिंदी के बहुत सारे दर्जनों जो प्रयोजन मूलक पक्ष हैं, उनका न सिर्फ अध्यापन करना जरूरी है, अध्ययन करना जरूरी है, बल्कि जो बात आपने कही उसका व्यवहारिक प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में जो 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति आई है, उसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण पर, अप्रेंटिसशिप पर बहुत जोर दिया गया है कि अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप जैसी जो चीजें हैं इंडस्ट्री के साथ मिलकर, विशेष रूप से मैं हिंदी वालों की बात करूंगा, हिंदी वाले जो बहुत से छात्र हैं, चाहे वो बीए करें, बीए ऑनर्स करें, एमए करें, पीएचडी करें, उनको हिंदी के प्रयोजन मूलक पक्षों का समुचित रूप से जितना परिचय दिया जाना चाहिए रोजगार प्राप्त करने के लिए, उतना नहीं दिया जाता। ये एक बहुत
जरूरी कदम हो सकता है, क्रांतिकारी कदम हो सकता है रोजगार प्राप्त करने की दिशा में, कि हम अपने छात्रों को, अपने युवाओं को उनका कौशल विकास करें और भाषा से संबंधित जो कौशल विकास है वो करें। जब भी हम हिंदी की बात करते हैं तो केवल भावनात्मक, सांस्कृतिक या साहित्यिक धरातल पर देखते हैं, परंतु आज की बदलती दुनिया में हमें हिंदी को रोजगार निर्माता भाषा के रूप में देखना चाहिए। और सिर्फ देखने की बात नहीं है, भाषाएं निश्चित रूप से रोजगार निर्माता हो सकती हैं और पूरे देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन, विकास का इंजन साबित हो सकती हैं, यदि हम भाषाओं के प्रयोजन मूलक पक्षों पर अपने विद्यार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दें, क्लासरूम की जो शिक्षा है उसके साथ साथ। और इसमें तकनीक जो है एक बहुत बड़े सेतु का काम कर सकती है और बहुत सारे रोजगार जो है उपलब्ध करवा सकती है। कुछ जो महत्वपूर्ण व्यवहारिक प्रशिक्षण मैं अक्सर कहता हूं कि विद्यार्थियों को, युवाओं को हिंदी या भारतीय भाषाओं के संबंध में मिलने चाहिए व्यवहारिक रूप से। वो कुछ हैं। एक तो उनको अपनी भाषाओं में टाइपिंग करना जरूर आना चाहिए, जो कि कोर्स का अनिवार्य रूप से हिस्सा हो। डिजिटल डिजाइनिंग आनी चाहिए, चाहे वो इमेज की डिजाइनिंग हो, चाहे वो ऑडियो एडिटिंग हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, इमेज की। मैं सिर्फ मूलभूत प्रशिक्षण की बात कर रहा हूँ। बाकी जो दक्षता है वो अभ्यास करते करते या उस विषय विशेष, उस क्षेत्र विशेष में गहन प्रशिक्षण से दक्षता आती है। वीडियो एडिटिंग के मूलभूत तत्व पता हो, क्रॉपिंग पता हो, सबटाइटल लगाना पता हो, या वीडियो को स्प्लिट कैसे करना है, लोगो कैसे लगाना है, कुछ छोटे मोटे स्पेशल इफेक्ट्स जो डालने हैं वो कैसे डालने हैं, इमेज को क्लियर कैसे करना है, इस तरह की जो मूलभूत वीडियो एडिटिंग की के कौशल हैं वो जानने बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ रोजगार प्राप्त करने में नहीं, आप किसी भी रोजगार में हैं वहां पर आपको अपना महत्व या आपकी उत्पादकता को बढ़ाने में ये इस तरह के कौशल मदद करते हैं। ब्लॉगिंग और कंटेंट मैनेजमेंट का मूलभूत जो प्रशिक्षण है वो होना चाहिए। सोशल शुक्ला मीडिया जी, हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। आपको शुक्ला जी ये जानकर खुशी होगी कि हमारा जी, विश्वविद्यालय इस बारे में एक्टिव है। हम लोग असाइनमेंट भी ब्लॉग के बहुत थ्रू ही लेते हैं। पीपीटी बनाना बहुत बढ़िया, कंपलसरी बहुत। है, वीडियो एडिटिंग भी जी सिखाते जी हैं। तो लवली जी जी प्रोफेशनल विश्वविद्यालय इस बारे में पूरी तरह से एक्टिव है कि रोजगार परक शिक्षा ही देने के पक्षधर हैं। बिल्कुल। नहीं, साहित्य मैंने के सुना द्वारा भी। हम संवेदनाएं साहित्य के द्वारा हम संवेदनाएं जागृत करते हैं, व्यक्ति को बिल्कुल मनुष्य बनाते हैं, लेकिन भाषा के बिल्कुल। द्वारा उसको रोजगार में दक्षता प्रदान करते हैं। तो आपका जी जो ये स्वप्न है, उस स्वप्न की कड़ी में हमारा विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है। जी और जी मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि फिर कभी आपसे इन विषयों पे लंबी चर्चा होगी। हम जरूर जरूर। से मिलेंगे, किसी सेमिनार में या गेस्ट लेक्चर में भी चर्चा करेंगे। कभी हम ये भी जी, प्रावधान रखेंगे कि आप समय निकालें, हमारे यहाँ आए और एक कार्यशाला में बच्चों को कुछ प्रशिक्षित करें, कुछ बच्चों को दें। अवश्य अ, अवश्य। हाँ, मुझे लगता है हमने और जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, चर्चाएं बहुत हैं, लगातार होती रहेंगी। बिल्कुल। अब मिस कौर आ गई, ये जी, चाहता यस। हूँ कि अब हम अपनी बात को यहीं विराम मैं दें और मिस फिर कौर से कभी पहले आपसे एक चीज और जोड़ना चाहूँ, जैसा कि आपने बताया और मैंने भी पढ़ा, बहुत से विद्यार्थियों और शिक्षकों से जाना। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है युवाओं को व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने में क्लासरूम की शिक्षा के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। और इस तरह के विश्वविद्यालयों की देश भर में, विश्व भर में आवश्यकता है। मुझे जानकारी मिली कि वहाँ के युवा जो है उनका कोर्स पूरा होते होते उनको रोजगार प्राप्त हो जाता है। इसी तरह के विश्वविद्यालय जो है वो होने चाहिए और इस दिशा में हमें और काम करने की जरूरत है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को इस दिशा में काम करने के लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। जी यस, डॉक्टर कौर। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुक्ला एंड डॉक्टर ब्रजेंद्र। सर, हमारे पास काफ़ी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, तो हरदीप कौर इज विद अस। हरदीप कौर जी, आप सीधा क्वेश्चन सर से ले सकते हैं। आपने जो भी बात करनी है सर से सीधी कर सकते हैं। योर माइक इज अनेबल, यू कैन हाँ टॉक जी। टू सर। यस। अ, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है जी हरदीप कौर जी। हाँ जी, सबको नमस्कार। सर का व्याख्यान बहुत ही ज्ञानवर्धन और बहुत ही लाभकारी था और उन्होंने हिंदी की नई वेब पत्रिकाओं के बारे में जो हमें जानकारी दी, पहले हम उससे अवगत नहीं थे, तो बहुत अच्छी जानकारी थी। रोजगार के अवसर उन्होंने बताए
तो बहुत अच्छा उन्होंने हमारा ज्ञानवर्धन किया। अब मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इंग्लिश में स्पीच दे रहे हैं, तो क्या हम तुरंत उसे हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं। आपने अक्सर टीवी में देखा होगा लोगों को, जब भी कुछ बड़ी मीटिंग होती है तो लोग कान पर जो है ना ईयरफोन लगा के रखते हैं। ऐसी बहुत सी सुविधाएं, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध हैं पिछले कई वर्षों से। ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि विश्व की बहुत सी जो प्रमुख भाषाएं हैं उसमें त्वरित जो है अनुवाद होकर आपकी चाही गई भाषा में, जो स्रोत भाषा है उससे लक्ष्य भाषा में अनुवाद होके आपको सुनाई देता है। इस तरह के उपकरण उपलब्ध हैं मार्केट में। सर, किसी का अगर नाम आपको याद है सॉफ्टवेयर का तो बता दीजिए। देखिए, निजी संस्थाओं के उपकरण हैं और उनका नाम लेना प्रचार करने की श्रेणी में आ जाएगा। आप गूगल अच्छा कीजिए, अच्छा, कोई एक बात नहीं। ही ऐसी संस्थाएं हैं। मैं अभी लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हूँ, तो किसी भी कॉमर्शियल ब्रांड का नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं है। हाँ हाँ, नहीं ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ सर, थैंक यू। जी जी। थैंक यू सो मच हरदीप कौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आपको अपना आंसर हमारे आज के एक्सपर्ट से मिल गया होगा। डॉक्टर राधा शर्मा इज विद अस। डॉक्टर राधा शर्मा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली टॉक टू सर, आवर एक्सपर्ट्स डॉक्टर शुक्ला एंड डॉक्टर ब्रजेंद्र। डॉक्टर राधा शर्मा, यस यस डॉक्टर राधा, हेलो। अनम्यूट कर लीजिए, शायद वो म्यूट होंगी। अनम्यूट है। हाँ जी। जी डॉक्टर राधा शर्मा। Okay. Anu Indore, Miss Anu Indore is also with us. Anu, आप कोई भी क्वेश्चन सर से ले सकते हो. Your mic is enabled. You can directly talk to sir. अनु इंदौर से हैं. अनु, जी मैम, मिस यस. बहुत ही अच्छे विषय पर ये वेबिनार आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हिंदी विषय और हिंदी साहित्य से जुड़े हम लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी जो है अब वर्तमान समय में रोजगार परक बनती जा रही है। आवश्यकता है हमें जागरूक होने की। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अतिथि महोदय का भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है प्रश्न नहीं पूछा आपने, केवल अपनी राय रखी। हाँ जी अनु, मिस अनु फ्रॉम इंदौर. जी, आपका कोई आदित्य इज प्रश्न विद यदि अस. Mr. Aditya Chaturvedi is with us. Mr. Aditya, you can ask any question to sir regarding this Hindi literature. Yes, Aditya. सभी को नमस्कार। डॉक्टर शुक्ला जी और जैन जी का और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि अच्छा कार्यक्रम आपने रखा है। मैं शुक्ला सर से पूछना चाह रहा था कि जो आपकी पुस्तक है वो कैसे हमें उपलब्ध हो पाएगी तकनीकी संदर्भ में, तो कैसे हम उसको प्राप्त कर पाएंगे? आपके कोई प्रश्न हिंदी से? मिस कौर, इजाजत है क्या मैं अपनी पुस्तक के बारे में बात कर सकता हूँ? हाँ जी सर, यू कैन टॉक, यू कैन डिस्कस हेयर. आप अपनी बुक्स के बारे, आपकी मेरी बुक्स के बारे में तो पुस्तक हमने इंट्रोडक्शन में भी बताया था. जी, हाँ जी, आप जी, जी। डेफिनेटली कर सकते हैं. आदित्य जी, मेरी पुस्तक जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है। इसका प्रकाशन न्यू मीडिया सृजन संसार ग्लोबल फाउंडेशन ने किया है और अमेजन किंडल पब्लिशिंग पर ये 2024 से उपलब्ध है। आप इसी नाम से और मेरा नाम डालकर सर्च करेंगे। अभी हमने उसको अपडेट भी कर दिया है, तो आप गूगल कीजिए, मिल जाएगा। और अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे गूगल कीजिए, मैं मिल जाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा और विस्तार से। मैं भी हिंदी विश्वविद्यालय से हूँ, वर्धा से, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी जी विश्वविद्यालय जी वर्धा। जी जी, तो वहां भी धन्यवाद। बहुत से लोगों से आपको जानकारी मिल जाएगी। आपके यहाँ हाँ हिंदी जी, समय एक बहुत अच्छी वेबसाइट चलती है, डॉक्टर अमित विश्वास जी बिल्कुल चलाते हैं, जो संपादक जी, हैं। आपके यहाँ बहुत से जो लोग हैं वो उसके बारे में जानकारी दे देंगे। प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी, या आपके रजिस्ट्रार प्रोफेसर आनंद हाँ पाटिल जी, सब लोग जो हैं बिल्कुल परिचित हैं उस पुस्तक से, और ठीक, मुझसे भी। ठीक, आप बात धन्यवाद, करेंगे तो जानकारी मिलेगी। ठीक सर।
आपके यहाँ तो भाषा तकनीक का एक बहुत बड़ा विभाग है, बहुत अच्छा काम कर रहे जी हैं हाँ जी, आपके बिल्कुल विश्वविद्यालय। जी। Thank you so much, Mr. Aditya. Sir, Jyoti Sharma is with us. Jyoti, you can talk directly to sir regarding today's topic. Jyoti Sharma. थैंक यू सो मच मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर मेरा प्रश्न ये है कि जो हम प्लेगरिज्म चेक करते हैं, हिंदी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा यानी सुटेबल रहेगा? हाँ, ये थोड़ा सा चुनौती है अभी हमारे लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हिंदी में मैं अपना ही अनुभव बता रहा हूँ। मैंने अपनी थीसिस जो थी न्यू मीडिया, जैसा कि डॉक्टर अग्निहोत्री जी ने बताया, न्यू मीडिया में हिंदी साहित्य की उभरती प्रवृत्तियाँ, और वो हिंदी माध्यम से मैंने लिखी थी। और जब सबमिशन से पहले लाइब्रेरी से प्लेजरिज्म का सर्टिफिकेट लिया जाता है, तो हमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि जो हमारे पास टर्निटिन या और जो, फिर मैं कहूँगा कि इस तरह के नाम लेना कॉमर्शियल ब्रांड्स के उचित नहीं होगा। जो बहुत से सॉफ्टवेयर हैं वो अंग्रेजी में बहुत अच्छे हैं, हिंदी में भी शुरुआत हो रही है। और मैं शीघ्र ही इस पर जो है एक ब्लॉग लिखूंगा, एक पोस्ट लिखूंगा। तो आप जुड़ी रहें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के साथ, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के साथ ही हम इस पर विस्तृत सूचना साझा करेंगे। मैं पुनः आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने एक जरूरी मुद्दा उठाया और उस पर हमें चिंतन की, शोध की आवश्यकता है, और विस्तृत सूचना आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म्स पे मिलती रहेगी। Thank you so थैंक यू सो मच much. सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है जी जी, Yes, स्वागत है। yes. इससे ही जुड़ा हुआ कि जैसे स्कोपस इंडेक्सिंग रिसर्च पेपर की बात होती है और बहुत चर्चा में है ये चीजें, तो क्या स्कोपस में हिंदी का कोई स्कोप है? मैं कई बार देखती हूँ जैसे कि एल्जेवियर है, उसमें हिंदी के कुछ पेपर कई लोग कहते हैं कि पब्लिश हो रहे हैं या अनुदित हो रहे हैं, तो उसमें क्या किस तरह से हम अपना पेपर वहां पे लेके आ सकते हैं? क्योंकि हमारे पास विचार बहुत है, हमारे पास हाँ जी, प्लीज प्लीज सर। बहुत अच्छे प्रश्न आप उठा रही हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, स्कोपस में हिंदी माध्यम के जर्नल नहीं है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अग्निहोत्री जी को, उनको इस शोध पत्रिका निकालने का 2 दशकों का अनुभव है, वो इस पर थोड़ा सा और विस्तार से मार्गदर्शन कर सकते हैं। मुझसे अधिक अनुभव इस क्षेत्र में डॉक्टर अग्निहोत्री जी का है। हिंदी भाषा में अभी तक कोई भी स्कोपस का जर्नल नहीं है, नहीं है। इसलिए हमारा जी विश्वविद्यालय में यूजीसी केयर लिस्टेड में पब्लिश जर्नल को पीएचडी में हम लोग कंसीडर करते हैं। जी। तो वो पर्याप्त है। अगर आप यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स में छापती हैं, जो कि 100 से अधिक जर्नल्स हैं, वो पर्याप्त हैं, गुणवत्ता उनकी रहती है और उसको स्वीकृति भी मिलती है। हिंदी के किसी भी विभाग में आप जाएंगी, यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में प्रकाशित होने पर आपके शोध पत्र को स्वीकृत माना जाता है। धन्यवाद सर। जी, Thank you so much, Jyoti Sharma ji, हमें ज्वाइन करने के लिए। Sir, Gulshan Bano is with us. Gulshan Bano, you can ask question to sir. Mr. Gulshan. यस, पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गुलशन बानो है और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुनकर। पर मेरा एक सवाल है ऐसा कि क्या हम कुछ ऐसी वर्कशॉप आप लोग कर सकते हैं कि जिसमें आप लोग ये बताएं कि कैसे हम टूल्स को यूज करें, एआई का टूल्स हो, किस तरह हम पिक्चर्स बना सकते हैं, किस तरह आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप जैसे हाँ आपने ब्लॉग का एग्जांपल दिया, तो ब्लॉग को कैसे लिखा जाना चाहिए, आप इस तरह की वर्कशॉप करें तो, और स्लाइड के थ्रू अगर आप इसको करते हैं तो मुझे लगता है वो ज्यादा होगा। क्योंकि जो अभी हमारा जो ये लेक्चर आपने दिया वो बहुत अच्छा, बहुत ध्यान से हमने सुना, लेकिन लेक्चर के साथ मुझे लगता है आज के टाइम में थोड़ा सा, जब हम आज तकनीक की ही बात करें तो तकनीकों के माध्यम से अगर हम चीजों को क्लियर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही यही कहा बात आपने। सारी जो एक व्यवहारिक चीज मैं और यहाँ हाँ, बता दूं, एक चीज और मैं यहाँ बता डॉक्टर दूं अग्निहोत्री, कि मैं भारत की नागरिक हूँ, लेकिन मैं इस समय भारत में नहीं हूँ। मैं विदेश से जुड़ी हुई हूँ, यहाँ दुबई में हूँ मैं।
और इसको मेरा इससे जुड़ने का मकसद ही मेरा यही था कि मैं देखना चाह रही थी कि क्या कुछ तकनीक के माध्यम से हम कुछ नया कर सकते हैं, तो मैं वही जानना चाह रही थी। तो बेहतर होगा कि अगर आप नेक्स्ट वर्कशॉप इस पर लें। देखिए, मैं जोड़ना चाहूँगा कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में न सिर्फ क्लासेस में पढ़ाया जाता है, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अभी डॉक्टर अग्निहोत्री जी ने भी बात की कि व्यावहारिक प्रशिक्षण आवश्यक है और हम लोग कोशिश करेंगे कि डॉक्टर अग्निहोत्री कोई व्यावहारिक सत्र इस पर रखें। हम लोग विस्तार से इस पे व्यावहारिक प्रशिक्षण भी एक-एक विषय को लेके कर सकते हैं, क्योंकि उसमें समय लगता है। अभी हमने 8-9 जी पहलुओं पर जी, चर्चा की। जब व्यवहारिक प्रशिक्षण की बात होगी तो एक बार में हम एक एक विषय लेकर निश्चित रूप से हम करेंगे और लवली प्रोफेशनल बिल्कुल यूनिवर्सिटी में हम बिल्कुल। ऐसा कर भी रहे हैं लगातार। जी और बहुत शुक्रिया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कि आपने ये एक मंच दिया जिस पर हम अपनी बातें रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी Thank you, Dr. Gulshan Bano. Thank you so much. I hope all the participants got the answers from our today's experts, Dr. Brijendra Kumar and Dr. Shukla. अगर किसी के भी क्वेश्चंस, सर मैं भी ट्राई करती हूँ थोड़ा सा हिंदी में बोलने के लिए, अगर किसी के भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एडमिशन से है तो दे जस्ट राइट ऑन अस एट admissions@lpu.co.in एंड आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर इज 9852569000। आई एम रिपीटिंग द नंबर, इट्स डिस्प्ले अगर 9852569000। यस सर, बताइए। यदि संभव हो तो डिस्प्ले भी कर देंगे तो लोग जो है ना, जो भी सूचनाएं हमें विश्वविद्यालय से संबंधित अगर प्रेजेंटेशन के रूप में डिस्प्ले कर देंगी तो हमारे श्रोताओं और सर साथियों हमारे के लिए एडमिशन ज्यादा। नॉमिनी ही ये डिस्प्ले करते हैं सब कुछ प्रेजेंटेशन, इसके लिए हम जी जी चलते हैं। लेकिन ये वेबिनार आपका हिंदी पे था तो थोड़ा हमें लेंदी चलना था, पार्टिसिपेंट्स आपके बहुत थे, तो एडमिशन नॉमिनी का सिर्फ हम एडमिशन्स का बता रहे हैं। और एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं तो इस वेबसाइट पे अच्छा, इस पे ले सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं हमारे साथ। हाँ जी, मैं थैंक यू सो मच प्रतिभागी के एंड रूप में जो है, मैं हाँ जी सर, प्रतिभागी बताइए। के रूप में हमारे साथियों की संख्या नहीं देख पा रहा हूँ। क्या इतना जान सकता हूँ हमारे कितने प्रतिभागी जुड़े इस कार्यक्रम में? सर 30+ पार्टिसिपेंट्स हैं अभी हमारे साथ। हाँ जी जी, हाँ जी, जी। ठीक ठीक, और धन्यवाद ये सर धन्यवाद। कोई भी इस वेबिनार को दोबारा देखना चाहता है तो यू जस्ट गो टू द lpu.in और यू कैन बी असेस्ड ऑन द यूट्यूब ऑल्सो। और हमारे जी साथ जी, बने रहिए और बहुत सारे वेबिनार्स, AMA सेशंस के लिए। एंड मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और एक्सपर्ट्स डॉक्टर शुक्ला एंड डॉक्टर ब्रिजेंद्र। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद धन्यवाद मिस कौर, धन्यवाद डॉक्टर अग्निहोत्री जी और धन्यवाद